तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं रीकॉन्फ़िगरिंग पे सीज एंड डिजिस्ट। तो कहने का मतलब अभी जो नया कोड ऑन वेजेस आया है, ओके, न्यू कोड ऑन वेजेस, तो इसके हिसाब से अब चेंजेस करने जा रहे हैं सैलरीज का जो स्ट्रक्चर है, कैसे सैलरीज को फिक्स किया जाएगा और कैसे जो प्रोविडेंट फंड है उसको फिक्स किया जाएगा। इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो प्रोविडेंट फंड है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे अब जो है उसको निकाला जाएगा। तो यहाँ पर इन सब में जो है चेंज जो है आने वाले समय में लाया जाएगा, जो अभी न्यू कोड आया है उन वेजेस के ऊपर। तो यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप ख़त्म करो, जैसे चलता आ रहा तो उसको वैसे ही चलने दो। तो यहाँ पर देखो, अगर बात करें प्रोविडेंट फंड की, तो यहाँ पर ये ऐसा फंड होता है बेसिकली, जैसे कोई भी एम्प्लॉई है, ओके, यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉई, उसकी जितनी भी सैलरी है, सैलरी का सपोज करो 10% जो है वो यहाँ पर अपने इस फंड में जमा करवाएगा। तो उतना ही जितना पैसा यहाँ पर एक एम्प्लॉई अपने फंड में जमा करवा रहे हैं ना, तो उतना ही पैसा 10% ही उसकी उसकी सैलरी का, जो उसकी कंपनी का एम्प्लॉयर है, कहने का मतलब जिसने उसको नौकरी पे रखा है, वो मालिक भी 10% उसकी सैलरी का उसी के प्रोविडेंट फंड में डालेगा। जिसकी वजह से एक अलग से सेविंग जो है ना उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की होती जाएगी एक साइड पे। तो यहाँ पर ये सेविंग काफ़ी अच्छी सेविंग रहती है, तो यहाँ पर इसको जब चाहे वो यहाँ पर इस प्रोविडेंट फंड से जो है निकाल सकता है। तो यहाँ पर एक प्रोविडेंट फंड की एक अलग से आईडी बनती है, ओके, जहाँ पर जो हमारा ईपीएफओ है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके तहत अलग से आईडी बनती है, जहाँ पर एम्प्लॉयज जो है यहाँ पर अपने जो पैसे होते हैं उनको अलग से रखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये पैसा वही होता है जिसको अगर जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तब भी इसको यहाँ पर एज ए पेंशन यूज़ कर सकता है, वैसे भी इसको पहले भी अगर यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन होती है सैलरी के हिसाब से। तो यहाँ पर बात करने जा रहे जो बेसिक सैलरी है, इसमें जो डियरनेस अलाउंस है उसको भी हम इंक्लूड करके अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, ओके, तो यहाँ पर टीए डीए वगैरह भी यहाँ पर डाल दिया जाता है बेसिक सैलरीज में। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की, तो वहाँ पर सिर्फ एक बेसिक सैलरी होती है, इसके अलावा और कोई भी डियरनेस अलाउंस वगैरह उसको जो है एडिशनल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि जो बेसिक सैलरी अभी होगी वो जितनी टोटल सैलरी बनती होगी उसका 50% होगा आने वाले समय में। तो कहने का मतलब अगर बेसिक सैलरी टोटल सैलरी की 50% मिलेगी आने वाले समय में, तो बाकी का जो पैसा है वो सेविंग में चला जाएगा, जो प्रोविडेंट फंड है उसी में चला जाएगा सीधे सीधे। तो इससे क्या होगा, देखो आने वाले समय में जो सेविंग है वो बढ़ गई, सेविंग राइज हो जाएगी, लेकिन जो डिस्पोजेबल इनकम है किसी इंसान की वो खत्म हो जाएगी, वो श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी। तो डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो इनकम किसी भी इंसान के हाथ में आती है जब भी सभी प्रकार के जो टैक्सेस उसकी इनकम से निकाल दिए जाते हैं, फिर बाद में जो रकम बचती है। तो अभी वो बाद में जो रकम बच रही है उससे उसमें से भी काफ़ी रकम जो है ऑलरेडी ईपीएफ में यहाँ पर डालने की कोशिश की जा रही है, प्रोविडेंट फंड में, कि सेविंग हो जाए। तो ऐसे अगर सेविंग करनी शुरू कर देंगे तो यहाँ पर इंसान के हाथ में पैसा कम रह जाएगा। अगर पैसा कम रह गया तो फिर वो जो बाहर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कंजप्शन करना चाहता है किसी गुड्स की, तो वो भी कम हो जाएगी। तो जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो यही कि डिमांड कम हो जाएगी, लोग खरीदेंगे ही नहीं क्योंकि पैसा कम है जेब में। पैसा अगर जेब में कम हो गया तो सामान बाहर का खरीदेंगे नहीं, कंजप्शन कम हो जाएगी, तो दोबारा से जो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की चेन है ये गड़बड़ा जाएगी। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको बुरी तरीक़ा से यहाँ पर झटका लगेगा, लोग सामान नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि ये जो ख्याली दिमागी जो पुलाव यहाँ पर बनाए जा रहे हैं कि सैलरीज के ऊपर, कि सैलरीज को यहाँ पर दोबारा से हम जो है फिक्स करेंगे, तो यहाँ पर एक कैप जरूर बताएं, कि मतलब ऐसा ना हो कि आपने कोई कैप ही नहीं बताया कि कितनी सैलरी के ऊपर से आप ये कंडीशंस लगाओगे। ओके, जैसे सपोज करो किसी की सैलरी 10,000 है, क्या आप उसके ऊपर भी लगा दोगे, या जिसकी सैलरी 50,000 आप सिर्फ उसके ऊपर ही लगाओगे। तो ये आपको डिटरमाइन करना ज़रूरी है इस कोड बिल के तहत, कि पता चले कि कितनी सैलरी तक जो है आप ऐसी कंडीशंस लगा रहे हो। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर बात करें एम्प्लॉयर्स की, तो बड़े पैमाने पर बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयर्स आते हैं, तो ज़्यादातर नौकरियाँ प्राइवेट होल्डर्स ही प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पर वो जितना भी उनको कॉस्ट टू कंपनी यहाँ पर खर्चा आता है किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई भी यहाँ पर बढ़ोतरी करने को राज़ी नहीं है कोई भी एम्प्लॉयर, क्योंकि लॉकडाउन के चलते वैसे हालात ख़राब थे, उनको वर्कर्स मिल नहीं रहे हैं, ओवर टाइम जो है एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पर, सैलरीज उनकी है नहीं। तो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि मेरा जो पहले से ही जो सिचुएशन ख़राब है उसको मैं और ख़राब करूँ, ऐसे ही मैं अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर
अगर उनकी सैलरी बढ़ा दूं, जैसे भी यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि जो है आपको जो सैलरी का जो नया स्ट्रक्चर जो है उसको आप फॉलो करो, तो यहाँ पर कोई भी इसको फॉलो करके यहाँ पर नहीं चलेगा पर्टिकुलर वे में। तो यहाँ पर जो कॉस्ट टू कंपनी जो रेशो रहेगी किसी भी एम्प्लॉय की, ये सेम ही रहेगी जैसे पहले चली आ रही थी। तो यहाँ पर जिसकी यहाँ पर बेसिक इनकम हाई है, तो यहाँ पर उसकी कभी भी हाई डिडक्शंस नहीं होती हैं। तो जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में, वो हमेशा यहाँ पर मोस्टली होता है जो यहाँ पर स्मॉल प्लेयर्स होते हैं, जो स्मॉल जिनकी इनकम कम होती है, तो वहाँ पर ही ज़्यादा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं। जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है तो अक्सर उनकी प्राइवेट क्षेत्र में जो है ना कंट्रीब्यूशन बहुत कम अदारे होते हैं जो करते हैं। मोस्टली अगर ज़्यादातर जो होती है वो उनकी होती है जिनकी सैलरीज कम होती हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि एम्प्लॉयर्स को पैसे कम देने पड़ते हैं। तो एम्प्लॉयर हमेशा हर जगह अपनी सोच कर ही चलता है, तो उन्हीं का यहाँ पर ईपीएफओ अकाउंट बनाया जाता है यहाँ पर उसकी कंपनी के द्वारा, जिनकी सैलरी कम है। क्योंकि सैलरी कम है, अगर सैलरी का 10% अगर कोई एम्प्लॉय डाल रहा है अपने फंड में, तो उसका 10% एम्प्लॉयर भी डाल देगा, तो उसको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर जिसकी सैलरी ही ज़्यादा है तो यहाँ पर वहाँ पर अगर ये काम प्राइवेट में अगर एम्प्लॉयर करना शुरू कर दे तो उसको नुकसान ज़्यादा होता है। तो ऐसी प्रैक्टिस बहुत कम है जिनकी हाई सैलरी होती है। और आगे यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी होती है कि जितनी उनके पास डिस्पोजेबल इनकम आती है टैक्सेस को काट कर, तो यहाँ पर उसको बाद में वो स्पेंड करते हैं, कंजप्शन करते हैं अलग अलग चीज़ों की। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं कि हमने एक महीने में कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन चीज़ हमने खरीदनी है, कौन कौन चीज़ के हमें बिल देने हैं। तो ये सब चीज़ें उनको एक प्लान करके ऑलरेडी वो रखते हैं। तो वो उनका आप तो एक बार तो प्लान भी आप चौपट कर दोगे अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करते हो सैलरी स्ट्रक्चर में। तो इन्वेस्टमेंट जो ये करते हैं एम्प्लॉयज़, वो भी नीचे गिर जाएगी बहुत बुरी तरीके से। बड़े अगर पूरे भारत के पैमाने पर देखो, क्योंकि ये सैलरी स्ट्रक्चर पूरे भारत के पैमाने पर लागू होगा, तो वैसे ही पूरी इकॉनमी को झटके मिले हुए हैं, काफ़ी झटके मिल चुके हैं। तो यहाँ पर एक और झटका जो है मिल जाएगा आने वाले समय में, कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर स्क्वीज होता है, कम होता है, तो इकोनॉमिक रिवाइवल जो है ना वो भी टफ हो जाएगा। जैसे अभी हम -7.5% के आसपास हैं, तो अगला जो नेक्स्ट जो जीडीपी का डाटा आएगा वो भी इसी के आसपास ही रहने वाला है फिर। तो यहाँ पर जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जहाँ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, यहाँ पर कोई पैसा ही नहीं लगाएगा। और जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर जो नुकसान आने वाले समय में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है, यही यहाँ पर इसको टैकल करके चलती है कि कितने जो यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो इसके तहत रजिस्टर्ड है। तो इसके हिसाब से भी ये कई बार डाटा देते हैं कि बेरोजगारी कितनी है, ओके, कितने बंदे एम्प्लॉयड हैं। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तो तब यहाँ पर ईपीएफओ के अकाउंट काफ़ी बने थे, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स ने अपनी ब्लैक मनी को ना अपने एम्प्लॉयज़ के फंड में, जिनका अकाउंट नहीं भी बना था उनका अकाउंट खुद से बनवाया और उसके अकाउंट में पैसे डालने शुरू कर दिए, क्योंकि वो ब्लैक मनी थी। तो यहाँ पर बाद में जब ये डाटा ईपीएफओ के नंबर काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए, तो सरकार ने बोला देखो जो टैक्स पेयर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर जो असल मायने में जो यहाँ पर नौकरी लोग कर रहे हैं, तो उनकी गिनती देखो कितनी बढ़ चुकी है। तो एक्चुअल में कहानी कुछ और थी, सरकार कुछ और बता रही थी। तो यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें ईपीएफओ के पास, तो वैसे इसके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है यहाँ पर पैसा डालते रहते हैं, तो इसके पास इकट्ठा हो चुका है पैसा। तो ये भी यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आने वाले समय में इन्वेस्ट कर सकती है, तो इससे यहाँ पर ये भी रेवेन्यू कमा सकती है आने वाले समय में। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, लोगों की सेविंग के ऊपर जो उसको पैसे को यूज़ करके आगे जो है पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो उससे भी यहाँ पर जो है काम चला रही है अपना। तो लेकिन यहाँ पर यही बात कर रहे हैं, तो आप सरकार तो काम चला लेगी उन्हीं एम्प्लॉयज़ के पैसे से, जो सेविंग बढ़कर आएगी उनके पास, उसको आगे यूटिलाइज कर देंगे, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर सरकार भी यहाँ पर रेवेन्यू कमा लेगी, लेकिन जो आम इंसान है, आम एम्प्लॉई है, उसको भी तो छोड़ दो कि वो भी इन्वेस्टमेंट जो उसके पास सेविंग आती है उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सके, ओके। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आम लोग हैं, जो उनकी सेविंग्स हैं, उनको भी आप जो है मौका दो कि यहाँ पर वो आगे बढ़कर काम करें। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी सेविंग को, जो एडिशनल उनके हाथ में रहनी थी, वो भी आपने खींच के ईपीएफओ में डाल दी है, तो उससे यहाँ पर नुकसान ही होगा। तो जो वो अगर हाथ में इनकम रहती तो वो अपने हिसाब से उनको इन्वेस्ट करते, जहाँ कहीं पर भी अगर किसी रिटर्न के हिसाब से भी यहाँ पर इन्वेस्ट करना होता तो यहाँ पर उनको अच्छा रेट मिल जाता। तो यहाँ पर ओवरऑल यही बात की जा रही है ईपीएफओ के बारे में, जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में, कि इसको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा यहाँ पर चलता आ रहा है उसको वैसे ही आप चलने दें।
तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे लगे हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।